नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला सिन्हा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय माता शबरी नवीन गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास प्रारंभ से 1206 तक के अंतर्गत मौर्योत्तर काल के विषय में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता नष्ट होने लगी थी और इस दौर में कई शासक वर्गों का उदय हुआ और देश के उत्तर पश्चिमी सीमा पर फिर से विदेशी शासक वर्ग आए, जिनमें शक, कुषाण इत्यादि कुषाणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया। मौर्योत्तर काल में कई विशिष्ट राजाओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना शासन किया, जिसमें पुष्यमित्र शुंग, खारवेर, कुषाण प्रमुख थे। इनके अंतर्गत आज मैं आपको पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश से संबंधित था, शुंग वंश के विषय में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले शुंग वंश की जो स्थापना थी उसको पुष्यमित्र शुंग ने किया था और ये वंश 184 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक भारत में शासनाधीन रहा। प्रश्न ये उठता है कि हम उस काल के इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो जैसा आप लोगों को विदित ही है कि इतिहास के जो स्रोत हैं, ऐतिहासिक, अनैतिहासिक ग्रंथ, अभिलेख, मुद्रा, इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण, जिनके द्वारा कि हम अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी दर में देखा जाए तो शुंग वंश के इतिहास को जानने के लिए बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, वाण का हर्षचरित, तारकनाथ का विवरण, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता और कालिदास का मालविका अग्निमित्र प्रमुख रूप से है, जिनके द्वारा हमें शुंग वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि शुंगों की उत्पत्ति कैसे हुई, शुंग कौन थे, कहाँ से आए थे या भारत के ही थे। ये प्रश्न बहुत ही विवादग्रस्त है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शुंग मौर्य थे। उसमें प्रमुख रूप से बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार शुंगों को मौर्य वंशी माना गया है। कुछ विद्वानों ने उनके नाम के आगे चूंकि मित्र शब्द जुड़ा है, इस आधार पर उनको ईरानी मानते हैं, लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो शुंग वंश को ब्राह्मण जाति से संबंधित मानते हैं। पाणिनि के अनुसार शुंग भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। मालविका अग्निमित्र में कालिदास, जिसकी रचना कालिदास ने की है, उसके अनुसार अग्निमित्र को बाम्बिक वंश का माना गया है। बौद्धायन सूत्र के अनुसार बाम्बिक कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। इस प्रकार शुंग ब्राह्मण प्रतीत होते हैं, जिन्हें देश की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़ा था। शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय एवं विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई थी। यह मगध साम्राज्य का पहला ब्राह्मण वंश था, जिसकी राजधानी विदिशा थी। अब हम देखेंगे कि शुंग वंश का संस्थापक, जैसा मैंने अभी बताया कि पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक, यानी भारत में 36 वर्षों तक शासन किया। उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। वह पहला शासक था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और वैदिक धर्म को पुनः जीवित किया था। अब हम ये देखेंगे कि शुंग वंश की, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां क्या थी। तो स्वाभाविक है कि चूंकि उसने मौर्य सम्राट की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था, इसका मतलब है कि उसमें सैनिक बल बहुत अधिक था और वो एक योग्य सेनापति था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मौर्य वंश की सेनाओं के समक्ष ही बृहदत्त की हत्या की और सेना ने उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। इससे ये पता होता है कि सेना के ऊपर उसका बहुत अच्छा नियंत्रण था और यही कारण है कि छिन्न विच्छिन्न साम्राज्य को संगठित करना जो तत्कालीन समय में सबसे अधिक आवश्यक था, तो उन कार्यों की ओर पुष्यमित्र शुंग ने ध्यान दिया
और सबसे पहले उसने साम्राज्य का संगठन किया, क्योंकि इस समय साम्राज्य की दशा बहुत ही अधिक शोचनीय हो गई थी। चारों ओर जो प्रांतीय राज्य थे वो स्वतंत्र हो रहे थे और मौर्य साम्राज्य को, मगध साम्राज्य को वो चुनौती दे रहे थे। तो इसलिए उनमें यूनानी आक्रमण का भी खतरा बढ़ रहा था। तो इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने सबसे पहला कार्य किया साम्राज्य को संगठित करने का, और इसके तहत उसने अपने सभी विरोधियों को समाप्त करके एक सुदृढ़ और सुरक्षित राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस समय साम्राज्य को संगठित करने के पश्चात उसके विस्तार की चिंता उसे होने लगी। इस उद्देश्य से उसने विदर्भ के ऊपर आक्रमण किया। यद्यपि विदर्भ विजय उसके पुत्र अग्निमित्र के द्वारा किया गया था और विदर्भ के एक भाग को शुंग वंश के अधीन किया गया। दूसरा युद्ध उसने खारवेल के साथ किया, लेकिन इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार जैसे डॉक्टर स्मिथ और जायसवाल ये मानते हैं कि खारवेल के साथ उसने युद्ध किया था, परंतु कुछ इतिहासकार जिनमें हेमचंद राय चौधरी और डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी का नाम आता है, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि पुष्यमित्र का समकालीन खारवेल नहीं था। तो इसलिए युद्ध का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्मावलंबी था, अतः उसने अपने समय में अश्वमेध यज्ञ किया था। इस समय यवनों के आक्रमण भारत में बहुत अधिक बढ़ रहे थे, अतः उन्हें युद्ध में परास्त करके उसने एक महान उपलब्धि प्राप्त की थी। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य पश्चिम में सियालकोट तक, दक्षिण में विदर्भ, दक्षिण पूर्व में कलिंग राज्य तक, कौशल भी उसके साम्राज्य का ही अंग बन गया था। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी और वह एक महान सेनापति, कुशल संगठनकर्ता, दूरदर्शी शासक था। सेना के समक्ष उसने अपने सम्राट का वध कर सिंहासन को प्राप्त किया। ये इस बात का प्रमाण है कि वो अपनी सेना में लोकप्रिय था। शासक के साथ ही साथ वह महान साहित्य एवं कला। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु 1048 ईसा पूर्व में हुई। उसके पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग उसका उत्तराधिकारी बना, जो कालिदास कृत मालविका अग्निमित्र का नायक था। उसके पश्चात उसका पुत्र वसुमित्र उत्तराधिकारी बना, जिसने सिंधु के तट पर यूनानियों को परास्त किया, जिसका वर्णन भी मालविका अग्निमित्र में है। इसने यवन सेनापति मिनांडर को भी हराया था। इसके पश्चात क्रमशः आंध्र, पुंडलिक, घोष, वज्रमित्र, भागवत तथा देवभूति ने शासन किया, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था। इस प्रकार ये देखा जाता है कि जिस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट की हत्या कर अपने वंश को स्थापित किया, उसी प्रकार कर्ण ने भी देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। और उसके शासनकाल में साहित्य और कला की भी बहुत अधिक उन्नति हुई थी। यह युग जो था भारतीय इतिहास में राजनीतिक और सांस्कृतिक एवं कला की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इस काल में वैदिक धर्म के अभ्युत्थान तथा ब्राह्मण धर्म एवं संस्कृति के पुनरुत्थान का युग कहलाता है। इस युग में ब्राह्मण धर्म ने अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त किया तथा यज्ञ, हवन, पूजा, कर्मकांड का पुनः बोलबाला हो गया। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित हुई। साथ ही साथ कला एवं साहित्य के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक उन्नति हुई। धन्यवाद।